आदाब, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक इंडिया, मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज जब हम सब लोग शायद हम में से कुछ सो रहे होंगे या कुछ जाग गए होंगे, तब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को अपने दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार खिताब किया है। ये खिताब ऐसे में इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि एक तरफ जहां पर लगातार वो ट्रेड डील के हवाले से जो बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जिस तरह से उसको इलीगल करार दिया है। इसके अलावा वेनेजुएला में जो कुछ अमेरिका ने किया, इसके बाद जो पूरी तरीके से ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में जिस तरह की तनातनी बनी हुई है और जिस तरह के सीरियस हालात बने हुए हैं, और कभी भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल मिलकर हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। ऐसे तमाम वक्त में ये खिताब किया गया है। बहुत लंबा चौड़ा खिताब किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और जिस तरह से वो तमाम चीजों का एक तरह से तमाशा सा बनाते हैं, वैसा ही कुछ वो करते हुए नजर आए। उसी को बड़ा सा इवेंट वो बनाते हुए नजर आए और अपने आप को महान प्रेसिडेंट बताते हुए नजर आए। दो तीन जो महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही हैं वो यहाँ पर रखना जरूरी है। सबसे पहले ईरान के हवाले से बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम जो है वो रुकवा दिया है। वेनेजुएला के लिए उन्होंने कहा कि अब वो हमारा नया दोस्त है, और ये बताने की कोशिश की कि इन्होंने कितना महान काम किया है। वहां के प्रेसिडेंट उनकी पत्नी को एक तरह से अबडक्ट करके, मतलब वो उन्होंने नहीं कहा, वो तो ये कहेंगे कि उन्होंने वेनेजुएला के लोगों को आजाद कराया एक तरह से, लेकिन आपको पता है कि इसको अपहरण ही कहा जाएगा। तीसरी बात, उन्होंने फिर से भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है उसका जिक्र किया और कहा कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, और उन्होंने किस तरह से एक तरह से पीस का वो मैसेंजर बने और उन्होंने इस वॉर को रुकवाया। साथ साथ जो उन्होंने एक और बात कही है वो ये कि वरना जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मारे जाते। तो यहाँ पर एक चेंज ये है कि अब वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मारे जाते इस युद्ध में। तो ये उनका कहना है। ये ऐसे वक्त में कहा जा रहा है जब आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो 2 दिन के इजराइल के दौरे पर हैं। 25 और 26 वो इजराइल में रहने वाले हैं। ये उनका दूसरा दौरा है। जब 2017 में वो गए थे तो वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे भारत के जो इजराइल गए थे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पॉलिसी वैसे इजराइल को लेकर पैलेस्टीन को लेकर क्या रही है। हम वो पहला मुल्क थे जिसने मान्यता दी थी एक नेशन के तौर पर पैलेस्टाइन को, और अब कैसे हम पूरी तरीके से बदल गए हैं और हम कैसे किस तरफ हम खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। और उसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि आखिर ऐसे दौर में जब एप्स्टीन फाइल को लेकर जो बड़ा राज खुले हैं, जिस तरह की बातें लगातार ट्रेड डील और सबको लेकर की जा रही हैं, और लगातार आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ज्यादातर देश जो ट्रेड डील उनके साथ हमारा एक मसौदा जो तैयार हुआ है उस पर साइन करने के लिए तैयार है, और उसको उन्होंने बहुत ही जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको बहुत गलत उन्होंने करार दिया है। तो आज इसी सब पर हम बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा का मुख्य मुद्दा और पॉइंट ये भी है कि क्या ये कह के कि हमने न्यूक्लियर हथियार जो है जो प्रोग्राम है उसको बंद कर दिया है, एक तरह से वो ये बता रहे हैं कि वो ईरान से डर गए हैं, क्योंकि अब तक तो वो धमकियां देते हुए नजर आए थे, और जिस तरह से पूरा मोबिलाइजेशन किया गया है उसके बाद ये बयान देना क्या दिखाता है कि अंदर ही अंदर जो अमेरिका है वहां से भी विरोध के स्वर जिस तरह से उठ रहे हैं इसको लेकर, क्या उसकी वजह से अभी कोई सरेंडर की भूमिका में नजर आ रहे हैं, या ये किसी तरह का अभी वक्त बोरो करना है और उसके बाद धोखे से कुछ करना है। ये भी इस पॉइंट को भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं और मिडिल ईस्ट मामलों के फॉरेन मामलों के जानकार हैं, और उनसे बेहतर इन मामलों की जानकारी कोई रखता नहीं है, इसलिए आप लगातार दर्शक इनके कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। इसलिए एक बार फिर से अमरीश जी को मैंने इनवाइट किया है। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। अमरीश जी, पहला आपका रिएक्शन डोनाल्ड ट्रंप की इस स्पीच पर क्या कहेंगे आप? जो मुख्य बातें मैंने रखी हैं उसी के इर्द गिर्द आपका पहला रिएक्शन। बुशरा जी, देखिए क्या है, ये जो स्पीच डोनाल्ड ट्रंप की है, स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस, बहुत कुछ उम्मीद की जा रही थी। ये सोच रहे थे लोग कि ये फाइनली ईरान पे कुछ डिसाइसिव ये स्टैंड लेंगे, इधर उधर का नहीं, हमला करेंगे या नहीं करेंगे इसका एक इंडिकेशन वो देंगे।
अब उन्होंने एक्चुअली ईरान के सवाल पे, जो आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है, उस सवाल पे वो फिर से कन्नी काट गए, जिसको हम कहते हैं। और वो जो कन्नी काटी उन्होंने, ये एक पोस्चर उनका कल से शुरू हो रहा है, बल्कि पिछले 2 दिनों से, जब जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, जो अमेरिका का सबसे सीनियर आर्मी ऑफिसर्स का ग्रुप होता है, उसके चेयरमैन जनरल केन, जो कि माने जा रहे थे ये प्रो वॉर, जिनको ये माना जा रहा था कि वो ट्रंप के आदमी हैं, ट्रंप ने उनको अप्रैल में अपॉइंट किया, अप्रैल 2025 में, और वो उनके ट्रंप के साथ रहेंगे। लेकिन वो पलट गए और उन्होंने जो परसों बयान दिया, जो कल रिपोर्ट हुआ, उन्होंने पूरा बकायदा उन्होंने कहा, देखिए 2 बातें, वो ये कहा जा रहा था कि वो ये कि जनरल केन ने कहा है कि वी विल इजीली विन। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की कल रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हमारा एक बड़ा नुकसान हो सकता है अगर हम वॉर में गए। टू कट इट शॉर्ट, उनका ये कहना था हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है अगर हम वॉर में गए। उसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बड़ा सा एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं वो ये बात नहीं है कि हमें नुकसान होगा या ये होगा, ये सोल्जर हैं, ऑर्डर मिलेगा तो ये जीत के लाएंगे हमारे लिए, लेकिन हम अभी ईरान में डिप्लोमेसी का पाथ हम ले रहे हैं, और उसके बाद अगर ये काम नहीं किया तो इट विल बी अ बैड डे फॉर ईरान। तो ये हमेशा, ये तो लंबे समय से कह रहे हैं इट विल बी अ बैड डे फॉर ईरान, लेकिन अभी देखिए थर्सडे को, कल जेनीवा में एक तरह से तीसरी राउंड की बातचीत हो रही है यही, और अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि बातचीत किस मुद्दे पे हो रही है। जब ईरान ने तीनों बातें निगेट कर दी, यूरेनियम एनरिचमेंट हम करेंगे, ईरान ने कहा, वो अलग बात है कि पीसफुल वो होगा, इसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम यूरेनियम एनरिचमेंट करेंगे। नंबर 2, बैलिस्टिक मिसाइल्स को हम सीमित नहीं करेंगे। नंबर 3, हम हमास, हूती और हिजबुल्लाह का सपोर्ट हम बंद नहीं करेंगे, ये हमारी वैचारिक सवाल है। तो अब ये जब तीनों चीजें वो डिक्लेयर कर चुके हैं, तो बातचीत किस चीज पे हो रही है, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। और ईरान से उन्होंने कहा है कि ड्राफ्ट प्रपोजल दो, ये दो, वो दो। तो बातचीत ऐसा भी हो, एक हिस्से का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई किसी डील की बात हो रही हो, कि ईरान में और अमेरिका की कोई डील हो कि सैंक्शंस हटे और ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल रखे, और उस पर फिर अमेरिकन कुछ इन्वेस्टमेंट आए, ये आए, तो ये तो इजराइल की बहुत बड़ी हार होगी अभी, जिस तरीके से पूरी सूरत हाल सामने आ रहा है। फिर जो जायनिस्ट लॉबी है, लिंडसे ग्राहम वगैरह जो सेनेटर है, उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है। कल भी उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हंसेगी, वो इस तरह से कहा उन्होंने कि पूरी दुनिया हंसेगी ट्रंप पर अगर उन्होंने अब अटैक नहीं किया, कि भाई इतना आपने कह दिया कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, प्रोटेस्ट करो, मदद आ रही है। अच्छा, और एक चीज आपको बुशरा जी और पता है, कुछ अंदर की जो कुछ चीजें हुई है, देखिए अमेरिका, इजराइल ईरान में एक्टिव है, वो सीधे अटैक नहीं कर रहे, लेकिन वो एक्टिव है। 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक तो जो कुर्दिस्तान, जो कर्दिश एरियाज हैं ईरान के, तो वहां पर कुछ हमले हुए हैं पिछले 2-3 दिनों में, जो आईआरजीसी ने जिनको नाकाम कर दिया। कई उसमें कर्दिश सेपरेटिस्ट या मिलिटेंट्स जो ईरान के रिजीम के खिलाफ है, बेसिकली मोसाद सीआईए द्वारा सपोर्टेड हैं, वो मारे गए हैं उसमें। उसके बाद इधर जैशे अदल ने हमला किया बलूचिस्तान इलाके में, और जैशे अदल ने भी सिस्तान, बलूचिस्तान में ईरान पे हमला किया, और वो भी विफल हो गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हुई है कि इमाम खामनेई के घर पे हमला हुआ था कल, और ये बात देखिए इसलिए दबा दी गई क्योंकि वो विफल हो गया। और किसने किया हमला? वो जो एक ईरान की अपोजिशन पार्टी है, जो अपने को पीपुल्स मुजाहिदीन कहती है, MEK, और जिसने ईरान इराक वॉर में इराक का साथ दिया था, वो बहुत अनपॉपुलर है ईरान में। और अभी जो प्रोटेस्ट हुए थे जनवरी में, उसमें भी MEK और रजा पहलवी के लॉयलिस्ट, इनका अलायंस था। और MEK ऐसा संगठन है कि वो टेररिस्ट लिस्ट में था वेस्ट के, लेकिन फिर हटा दिया गया और उसको सीधे अब वेस्ट सपोर्ट करता है। 100 से ऊपर उसके लोग मारे गए हैं। उन्होंने खामनेई, मतलब तेहरान के अंदर इमाम खामनेई के रेजिडेंस पे हमला करने की कोशिश की। अमेरिका जो इजरायली प्रेस है, वो अमेरिकन प्रेस चुप है इस पे, इजरायली प्रेस है वो कह रहा है कि हमला करने की कोशिश हुई और उसमें 100 से ऊपर लोग मारे गए। ईरान का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन एक हिंट आया है, एक हिंट किया है वहां की मीडिया ने
कि एक अटेम्प्ट हुआ था, एक होने वाला था, हमने पहले ही उसको खत्म कर दिया। तो ये देखिए, इसका मतलब क्या है कि अमेरिका एक लंबी लड़ाई में ईरान के साथ जा चुका है, और वो लंबी, अमेरिका और इजराइल, और वो लंबी लड़ाई चलेगी। उसमें सबसे प्रमुख बात रिजीम चेंज की है, और रिजीम चेंज ये लोग ये प्रकार करेंगे, मतलब उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन जो बाहरी हमला था, जो बाहर से हमला होना था, वो तो दुनिया ने देख लिया ना कि ईरान उसमें सफल हो गया, कि अब उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को टारगेट करके, और उसको इस साइकोलॉजिकल जो वॉर चली उसमें कौन जीता। आज ट्रंप ने जो अपना उनका स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस है, उसमें ट्रंप ने कह दिया कि ईरान के पास वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उन्होंने उसको आलोचना करते हुए कहा, लेकिन बात तो सही, उन्होंने कहा ईरान के पास वो ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो यूरोप तक अब पहुंच सकती है और कल को अमेरिका पहुंचेंगी। तो इसका मतलब उन्होंने कह दिया इस बात को ना, ये तो मान गए वो कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स इतनी खतरनाक है ईरान की कि हम इसके आगे अभी कुछ कर नहीं सकते, अभी हम हमला नहीं कर सकते। उसके बाद जेरल्ड फोर्ड में जो सारी समस्याएं आ रही हैं, इनका सबसे $13 बिलियन का युद्धपोत, कोई सवाल तो करे इस पे। $13 बिलियन का युद्धपोत, जिसमें टॉयलेट की समस्या आ जाएगी, और इस लेवल की आ जाएगी कि उसको ग्रीस में रुकना पड़ेगा। क्या ये बात डाइजेस्ट हो रही है? कि बात कुछ और है कि वहां के जो जैसे जनरल केन ने कहा, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे अमेरिकन मारे जाएंगे और हमें नुकसान होगा। तो वहां के जो सेलर्स हैं जेरल्ड फोर्ड में 4500, तो वो कहीं विद्रोह नहीं कर गए हैं, क्योंकि 11 महीने से वो लोग समुद्र में है, वेनेजुला में थे, अब उनको यहाँ भेज दिया गया। उनसे कहा गया था कि 4 महीने की ड्यूटी होगी। नॉर्मली ऐसे ही होता है, रोटेशन होता है, वो रोटेशन हुआ नहीं। तो असली बात क्या है कि क्या उसके क्रू ने विद्रोह कर दिया? तो ट्रंप देखिए, इस पूरे मामले में ईरान इज द क्लियर विनर इस पूरी सिचुएशन। जी, तो ये एक तरह की जो एक साइकोलॉजिकल जो अभी वॉर चल रही थी, धमकी देना, और फिर उसके बाद आयतुल्लाह खामनेई जो है उनका जवाब देना, बहुत ज्यादा इस तरह से जवाब देना कि पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही थी कि सो कॉल्ड जो वर्ल्ड पावर है, जिनके पास अत्याधुनिक, दुनिया के सबसे बेहतरीन जिनके पास हथियार है, पावर है, सब कुछ है, जिसने ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ईरान एक ऐसा छोटा मुल्क, और किस तरह से उसको चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसके बाद भी आप डरे हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये भी है क्योंकि ईरान की कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी इस बार ये, और उसका जिक्र अलग अलग विशेषज्ञों ने भी किया, आपने भी इसका जिक्र किया कि माल से ज्यादा जान का नुकसान, कि इस बार हमारा टारगेट जो है वो आर्मी, यानी कि जो जवान हैं वो होने जा रहे हैं, अमेरिका के सोल्जर्स होने जा रहे हैं, ताकि जब ये नुकसान होगा तो डोमेस्टिक विद्रोह होगा, और इसके अलावा जो खुद जो आर्मी है उसमें विद्रोह पैदा होगा, और एक तरह से सरेंडर की भूमिका में अमेरिका जो है वो आ सकता है। क्या ये तमाम चीजें भी अमेरिका को परेशान करें? इसीलिए आज जब ये सोचा जा रहा था कि कोई डिसाइसिव बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, वो ये इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं एक सरेंडर की भूमिका में है, तो या फिर ये किसी तरह का छलावा भी है? देखिए, इसमें दोनों बातें हैं। जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक सरेंडर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मार्को रूबियो ने कल गैंग ऑफ 8 को, मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, एक तरह से होम मिनिस्टर, और जो गैंग ऑफ 8 है, गैंग ऑफ 8 एक सबसे सीनियर सेनेटर्स का एक ग्रुप होता है जिसमें 4 डेमोक्रेट्स और 4 रिपब्लिकन होते हैं। उनको एड्रेस किया, वो क्लासिफाइड होता है, वो बाहर नहीं आता। लेकिन उस मीटिंग के बाद जो सेनेट में माइनॉरिटी लीडर है, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेन थे, चक शूमर, उन्होंने निकल के मीडिया से बस 2 लाइन कही। उन्होंने कहा, दिस इज वेरी डेंजरस एंड वी हैव टू टेक इट टू द अमेरिकन पीपल। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, दिस इज वेरी डेंजरस। ईरान के संदर्भ में देखें तो क्या वो युद्ध की बात कर रहे थे कि मार्को रूबियो ने कहा युद्ध होगा, तो फिर टेक इट टू द पीपल का मतलब क्या है? क्योंकि यहां पर सवाल यह है कि अगर 2 बातें थी कि जो अमेरिका की जो संसद है वो ये कह रही थी, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के बिना अप्रूवल के ट्रंप युद्ध में ना जाए।
लेकिन यहाँ उन्होंने गैंग ऑफ एट को एड्रेस किया है, कुछ गैंग ऑफ एट को ऐसी चीज बताई है जो बहुत गंभीर है, और लेकिन इस उसके जो माइनॉरिटी लीडर है वो कह रहे हैं कि हम अमेरिकन पीपल की तरफ जाएंगे उनसे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। इसका मतलब है कि अभी भी मार्को रूबियो ने भी अगर कुछ बात कही है तो उसमें विरोधाभास है। दूसरी बात, ट्रंप ने तो ऐसा मतलब स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस हमने कभी सुना नहीं है कि वो पूरा कन्नी काट गए एक एक उनका कोई भी ऐसी मतलब ईरान के सवाल पे, और यहीं पर उन्होंने खत्म कर दिया कि हमने उन्होंने 32,000 प्रोटेस्टर्स मारे, वो सब तो चलिए प्रोपेगेंडा है। उन्होंने यहां पर खत्म कर दिया कि हमने न्यूक्लियर पावर उसकी नष्ट कर दी। अब ये जो ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि अभी देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है 25-26, और उसके साथ साथ जो कल जेनीवा में बातचीत है, ट्रंप अभी उसको एक मौका देना चाहते हैं। हालांकि उस बातचीत में कुछ होना नहीं है, लेकिन वो मौका देना चाहते हैं। पर इसमें एक बात जरूर है कि छल का जो पहलू है वो हमेशा रहेगा। लिमिटेड स्ट्राइक की जो बात है उससे ट्रंप ने इनकार किया है। लिमिटेड स्ट्राइक हम नहीं करेंगे, हम करेंगे तो पूरा हमला करेंगे। लेकिन ये लिमिटेड स्ट्राइक भी कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा। हालांकि ईरान ने कह दिया है कि लिमिटेड स्ट्राइक को हम नहीं मानेंगे कि वो लिमिटेड है, हम उसको ऑल आउट वॉर का डिक्लेरेशन मान लेंगे। एक चीज इसमें विषय की और है कि जो हाँ, एक चीज और है कि जो ईरान ने देखिए जो रीट किया, उन्होंने मेरे ख्याल से वियतनाम वॉर को स्टडी किया, और काफी जो मेरी बात भी ईरान में हुई सिक्योरिटी एनालिस्ट से कि जो वियतनाम वॉर को स्टडी किया, उन्होंने अमेरिकन साइकी को स्टडी किया, तो वो ये बात समझ गए अमेरिका की जनता वियतनाम वॉर से हमेशा घबराती है कि हम अपने लोगों को भेजें, क्योंकि 58,000 अमेरिकन मारे गए थे। कितने परिवार नष्ट हो गए थे, जो 58,000 लोग तो चलिए मारे गए, लेकिन उसके जद में आप सोचिए लाखों मतलब मिलियंस ऑफ अमेरिकन वर इफेक्टेड। वो पागल हो गए, कई लोग, परिवार टूट गए, तो वो बहुत ट्रॉमा है अमेरिकन सोसाइटी में। उस पे ईरान ने खेला, ईरान ने उस चीज को और प्रेस किया, और बार बार उसने कहा ईरान ने कि हम मारेंगे यूएस बेसिस पे। यूएस बेसिस पे 40,000 सोल्जर्स हैं, यूएस, इजरायली नहीं, यूएस। तो यूएस सोल्जर, और एडमिट किया अमेरिकन ने कि हाँ ईरान के पास कैपेबिलिटी है, वो मार सकता है। भले ही हम ईरान के साथ क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन ईरान मार सकता है। तो ये अमेरिकन जनता को ये कबूल नहीं है। ये बात ईरान ने समझ ली, ईरान ने इस पे जम के खेला इस साइकी पे, और अंतोगत्वा अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप को झुका दिया। जी, संक्षेप में क्या ये अमेरिका की एक तरह से या डोनाल्ड ट्रंप की मैं कहूंगी, ये बेइज्जती नहीं है? और साथ-साथ नेतन्याहू क्या इस बात पर मान जाएंगे फिलहाल के लिए कि ईरान पर हमला ना किया जाए? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कैसे पूरी ज़ायनिस्ट लॉबी ही है जो अमेरिका को रन करती है, और ऐसे में नेतन्याहू जो ऑल ओवर वॉर एक तरह से उन्होंने छेड़ी हुई है, पैलेस्टीन में क्या हो रहा है, और लगातार एक ग्रेटर इस्राइल की बात जो की जा रही है, और ये कहा जा रहा था कि ये जो अभी जो ईरान पर हमला होगा, ये दुनिया की तस्वीर पूरी तरीके से बदल देगा। तो यहाँ पर एक तरह की कंफ्यूजन की स्थिति भी बन रही है अमरीश जी, कि क्या टाइम बोरो किया जा रहा है या फिर कुछ और परिस्थितियां बन रही हैं? देखिए बुशरा जी, हम ये जंग तो टलेगी नहीं, ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल, ये होना ही है, क्योंकि फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, और ईरान रहेगा तो इजराइल नहीं रहेगा, इजराइल रहेगा तो ईरान नहीं रहेगा। ये पूरी बात देखिए साफ हो गई। अमेरिका और इजराइल रजीम चेंज चाहते हैं वहां पर, वो चाहते हैं कि वहां पर इमाम खामनेई की सत्ता खत्म हो, वहां पर जो आइडियोलॉजी, रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी है, ऐसी पावर है वहां पर जो रेजिस्टेंस को राइट मानती है। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका की कोई जगह नहीं देखती है, और प्रो ईरान, प्रो रशिया और प्रो चाइना है। तो इसको हटना चाहिए। लेकिन उसमें एक और बात है, देखिए अभी ट्रंप की एक घोषणा हुई है कि 31 मार्च के बाद वो चाइना जाएंगे। अब चाइना जब वो जाएंगे, चाइना जब वो जाएंगे तो चाइना पूरी तरह से ईरान में इन्वॉल्व है, ईरान को हथियार भी दे रहा है, रशिया खुल के दे रहा है कि चाइना की मदद किसी से छुपी नहीं है, साइबर वॉरफेयर में पूरी तरह से चाइना सक्रिय है।
सोशल मीडिया में पूरा चाइना प्रो ईरान नैरेटिव बढ़ा रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये ट्रंप कैसे करेंगे जब वो चाइना में होंगे और अपनी कोई ट्रेड डील कर रहे हो। मेरे ख्याल से देखिए, एक हो सकता है, ये संभावना है कि मिलिट्री बिल्डअप जारी रहे, क्योंकि कल ही देखिए एक खबर आई है कि F-22 अमेरिका के जो F-35 के बस एक स्टेज नीचे हैं, वो 12 करीब वो ईरान में सॉरी इजराइल के कैपिटल में लैंड किए और वहां पर वो अभी भी हैं। तो इसका मतलब है कि ये सब मूवमेंट चलता रहेगा एक इस तरह से ईरान को डराने का। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो रमजान है, रमजान के महीने में ये था कि हमला करेंगे, लेकिन ट्रंप हो सकता है रमजान के महीने में अवॉइड करें। जून से मुहर्रम शुरू हुए, ये उसके बीच में मार्च और जून के बीच में ये कभी हमला कर सकते हैं और किसी को नए तरह का हमला होगा। क्योंकि अभी देखिए सीरिया में भी आईसिस के लोग छूटे, जो कुर्द थे, जो आईसिस के लोगों को अमेरिका की सहमति से बंदी बनाया हुआ था, वो पूरे कुर्द को जुलानी के माध्यम से अमेरिका ने हरवाया कुर्दों को, उनसे अपना प्रोटेक्शन वापस ले लिया और आईसिस के हजारों लोग फ्री हो गए। और इस समय वो कुछ लोग कहते हैं इराक की जेल में, कुछ लोग कहाँ है कुछ पता नहीं है। और एक पूरी थिंकिंग आ रही है कि ईरान के खिलाफ युद्ध में आईसिस के लोगों को झोंका जाएगा। तो इसलिए अमेरिका की स्ट्रैटेजी मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां शिफ्ट हो रही है कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की तरफ जाया जाए, मैक्सिमम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की तरफ जाया जाए, इस रिजीम को कमजोर किया जाए और फिर हमला किया जाए। क्योंकि देखिए लिंडसे ग्राहम जो ज़ायनिस्ट लॉबी के एक तरह के पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन है, वो तो अपना बोल रहे हैं, वो तो उनका जारी है कि भाई हमला करो हमला करो। पर नेतन्याहू इधर थोड़ा सा चुप हो गए और नेतन्याहू जब से पिछली बार वॉशिंगटन से आए हैं, उनका टोन और सारी चीजें कुछ हद तक उनकी दबी हुई। अभी जो भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ जो अभी हैं 25-26 को वो पार्लियामेंट को भी वहां की एड्रेस करेंगे, तो उसमें भी उन्होंने जो बात की है वो उसकी की है कि जो IMEC जो उनका है कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर जो वो सीधे बन, लेकिन अब उसके लिए सऊदी अरेबिया से दोस्ती जरूरी है। लेकिन सऊदी अरेबिया से दोस्ती हो नहीं रही है। सऊदी अरेबिया ईरान के साथ इस समय खड़ा है अगर देखा जाए ओवरऑल। और गाजा के सवाल पे भी सऊदी अरेबिया का स्टैंड है कि जब तक पैलेस्टीनियन स्टेट की बात नहीं होगी हम रिश्ते नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। वो तो गाजा पे तो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमले हुए उसने पूरी दुनिया में सिचुएशन बदल दी। तो इसलिए देखिए ये जो सारी बातें हैं, ये दिखाने की कोशिश है कि अमेरिका इजरायली कैंप अभी भी खड़ा हुआ है। अभी भी भारत के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ का देश है वो आ रहे हैं वहां। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। अब ऐसा किसी ने कोई रेफरेंडम तो कराया नहीं है, तो वो तो कुछ भी कह दो। तो ये जो देखिए बात है, अब ये फेस सेविंग की तरफ जा रहे हैं। हालांकि मैं इसमें एक राइडर जरूर डालूंगा कि इजराइल कुछ ना कुछ हो सकता है कि अपनी तरफ से यूनिलैटरल स्ट्राइक कर दे, फिर ट्रंप को आना पड़े। इजराइल इतनी जल्दी मान जाएगा अभी ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि कल की एक और खबर है कि लेबनान पे इजराइल ने धमकी दी कि अगर ईरान और अमेरिका की वॉर होती है उसमें लेबनान ये हिजबुल्लाह घुसा तो हम लेबनान को तबाह कर देंगे। तो ये भी वो एक लगातार अपनी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ग्राउंड पे देखा जाए तो हिजबुल्लाह इंटैक्ट है, उधर यमन में हूती इंटैक्ट है, इधर गाजा में हमास इंटैक्ट है, वेस्ट बैंक में जो उनकी कोशिशें हो रही हैं टेक ओवर कर लेने की वहां भी रेजिस्टेंस है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि ईरान इजराइल का अपर हैंड है। इस समय ये लोग एक तरीके से पॉलिटिकली झुके हुए हैं, पॉलिटिकली ये लोग सेटबैक में हैं और उसको ये एनालाइज करके अगले स्टेज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लास्ट मेरा सवाल आपसे, और ये सवाल प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा को लेकर है। हमारा अगर हम देखें तो हमारा एक तरह का जो शानदार हमारा पास्ट रहा है वो ये, जिसका जिक्र लगातार किया जाता रहा है कि हम हमेशा पैलेस्टाइन के साथ, उसके हक के साथ खड़े रहे, क्योंकि हमने भी जिस तरह से आजादी ली, एक तरह से रेजिस्टेंस दिखाकर और अपने देश को हमने आजाद कराया, पैलेस्टाइन का भी वही रेजिस्टेंस का पूरा इतिहास उसका रहा है।
ऐसे वक्त में जो करंट रिजीम है और जो एक तरह से हिंदुत्ववादी जो पूरी रिजीम है वो इजराइल के साथ जिस तरह से खड़ी हुई नजर आ रही है, प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा है, तब भी इसको बहुत ग्लोरीफाई किया गया था जब नरेंद्र मोदी गए थे मिलने के लिए 2017 में, और फिर उसके बाद उसको एप्स्टीन फाइल से जोड़ा जा रहा है क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है कि कैसे हरदीप पुरी मिले, फिर कहा गया कि ऑन बोर्ड हैं, फिर कहा कि इट वर्कड, ये तमाम चीजें कही गई प्रधानमंत्री के हवाले से, फिर ये कहा कि वो वहां पर जाकर नाचे और गाए। और अब जब पूरी तरीके से फंसे हुए हैं प्रधानमंत्री, चाहे ट्रेड डील को लेकर हो और एप्स्टीन फाइल को लेकर हो, राहुल गांधी ने भी इसका जिक्र किया कल की, अभी आधी फाइलें रिलीज की गई हैं जिसमें हरदीप पुरी का नाम है और उसके बाद ब्लैकमेल किया जा रहा है और अभी आधी फाइल्स और आनी बाकी हैं। इस मुलाकात को और अचानक ये जाने को आप ये कैसे देख रहे हैं? क्या इस सब से भी इसके कहीं तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और क्या ये भी दिखाया जा रहा है कि हम हैं तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा, लेकिन कैसे हम ग्लोबल नॉर्थ की तरफ झुके हुए हैं और उसकी वजह बहुत सारी है? देखिए बुशरा जी, ये मैं मानता हूं ये कॉम्प्लिकेटेड एक इशू है, कॉम्प्लेक्स इशू है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स इशू है, जटिल है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए क्या है कि आप नरेंद्र मोदी की 2017 विजिट देखिए तो वो एक अलग चीज थी, मतलब वो अगर एक दिवाली का बम था तो अभी जो विजिट हो रही है ये फुलझड़ी है। ये इसका इस विजिट का वो औचित्य नहीं रह गया है जो 2017 में था। 2017 में जो होना था उससे ज्यादा भारत ना कर सकता है इजराइल के लिए, और ना ही वो कुछ, मतलब सीधे जाके इजराइल में मर्ज ही कर जाए तो अलग बात है, इससे ज्यादा भारत कुछ कर नहीं सकता है। और अभी जो मोदी जा रहे हैं वो ऑब्वियसली किसी प्रेशर में जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेड डील है, जो डिफेंस डील्स हैं, पिछले जब गाजा में युद्ध चल रहा था तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर दिल्ली आए थे, उसके बाद और भी लोग ऑफिशियल्स भी दिल्ली आए थे, कई इस तरीके से जो डिफेंस के मामले में डील है वो सब हो चुकी है। तो कोई नई डील वो करने नहीं जा रहे हैं, वो बेसिकली नेतन्याहू को सपोर्ट करने जा रहे हैं एक ऐसे समय में जहां नेतन्याहू का मोरल गिरा हुआ है। नेतन्याहू को लग रहा है कि ट्रंप स्ट्राइक करेंगे नहीं, इजराइल में उनकी हालत खराब है। ये नरेंद्र मोदी जो पार्लियामेंट को एड्रेस करेंगे वही खतरे में पड़ गया था जब विपक्ष ने कह दिया था कि अगर नेतन्याहू वहां के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है यित्ज़ाक अमित, उनको नहीं बुलाएंगे तो हम लोग वॉकआउट करेंगे। अभी पता नहीं उसका क्या होगा, हो सकता है वहां कुछ डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि जो नए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस वहां ये इजराइल में है, उनसे नेतन्याहू का 36 का आंकड़ा है, उनको नेतन्याहू बुलाता नहीं है। वहां परंपरा है कि पार्लियामेंट में कोई भी फॉरेन डिग्नेटरी आता है, एड्रेस करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इजराइल को आना है, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया है पिछले 2-3 बार से, और इस बार भी इस सवाल को लेकर ठन गई है। तो अब पता नहीं, अब देखिए क्या होता है, लेकिन जो भी है ये एक मॉरल बूस्टिंग एक पूरी एक यात्रा है जिसका, और जिसमें एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें एक हारी हुई सेना के ढांढस बेटा, मतलब उसको ढांढस देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो इसका देखिए ये पॉलिटिकल डिफीट दोनों तरफ की है, ये मैं मानता हूँ। एक बहुत छोटा सा लास्ट जो सवाल रह गया था कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगातार ट्रंप को अगर आप देखें तो वो ट्रेड डील की बात की, उन्होंने धमकाया और धमकाने के बाद दोनों ही नेशन की बात करते हैं, पाकिस्तान और भारत एक साथ लाके उसे खड़ा करते हैं और उन्होंने उस युद्ध को रुकवा दिया। बार बार कहते हैं कि वरना न्यूक्लियर वॉर होती, और ये भी लगातार वो कह रहे हैं कि 10 फाइटर जेट जो हैं वो गिराए गए। सोचिए कितना नुकसान हुआ, उन्होंने कैसे इसको बचा लिया। आज जो उन्होंने इंटरेस्टिंग बात कही है वो ये कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो मारे जाते और ये न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी, इसलिए उन्होंने लिखवाया। तो ये पहली बार कहा है, ये जो बदलाव है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए पिछले कुछ दिनों में जो नरेंद्र मोदी ट्रंप की एक रही है, और ट्रंप ने इंडिया को काफी प्रेशर में लेके फिर ट्रेड डील हुई, हालांकि उस ट्रेड डील का जो 18% टैरिफ आ गई, अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है टैरिफ्स के खिलाफ, तो उसमें वो उस जद में आती है कि नहीं आती, बहुत सारे ऐसे अभी इश्यूज है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं थोड़ा मोदी को बूस्ट करने के लिए दिया गया है कि भाई इंडिया वहां तक पहुंच गया था कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार देता। लेकिन
जो ग्राउंड पे जो मूड उस समय भी जो था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और जब वापस लिया गया, और अभी भी जो मूड है, लोग ये कह रहे हैं कि अगर वैसी स्थिति थी तो कर देनी चाहिए थी ना, इसमें अमेरिका की क्यों सुनी। तो ये भी देखिए एक ऐसा पहलू है जिसको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यहाँ के भारत के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, हालांकि इसका मकसद वही है कि कहीं ना कहीं उनको बूस्ट करना। जी, और ये भी साफ तौर पर कि आपने अमेरिका के कहने पर सरेंडर किया, ये भी तो है। ये इसी बात को तो दोबारा दोहरा रहे हैं वो, चाहे इसमें पाकिस्तान की तरफ की बात कर रहे हो या हिंदुस्तान की तरफ की बात कर रहे हो, लेकिन बात तो उनकी वही है कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उन्होंने सरेंडर करवाया। यही साफ बात वो अभी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग था भाषण, और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ट्रंप जो है कहीं ना कहीं ईरान के सामने हारते हुए, घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। आगे कैसे ये अनफोल्ड होगा, बातचीत जो जिनेवा में होगी उससे क्या निकल कर आता है, उसको देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। थैंक यू।